तो चलिए दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने x प्लस वाई होल रेज टू n इसका एक्सपेंशन देखा था, है ना। ये क्या आ जाता है, एन सी ज़ीरो एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ऐसा एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे x की पावर मतलब जो लेफ्ट में है, x की पावर डिक्रीज होती है। शुरुआत में पूरी एक्स रेज टू n आता है, फिर एक्स की पावर n माइनस वन हो गई, फिर n माइनस टू हो गई एंड सो ऑन। ऐसे एक्स की पावर डिक्रीज होगी और राइट में जो y उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, है ना। और बात रही है एन सी ज़ीरो एन सी वन की, ये क्या होते हैं भाई, तो वो ये होते हैं, एन सी आर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। हमने ये भी देखा था कि एन सी आर वन प्लस एक्स होल रेज टू एन में एक्स रेज टू आर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन ये नोट किया था। काफ़ी सारे सवाल भी किए थे और ऑफकोर्स कोएफिशिएंट कैसे निकालना है वो भी हमने काफ़ी विस्तार में देख रखा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ूँगा। किसकी, ये एन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कैसा है ना, ये प्रॉपर्टीज़ ठीक है, मैं लिख दूंगा, लेकिन एज सच ए थियोरेटिकल इंटरेस्ट के उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें सवालों में मिल सकते हैं, सिंपल सिंपल सवाल ही रहते हैं, तो इसलिए इनको अलग से देखना पड़ेगा, इवन तो वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये हमने पिछली बार भी देखा था, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, ये कई बार सवालों में और हम भी इसका यूज़ करेंगे बहुत ही लास्ट में चैप्टर के, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, इसको याद रख लो, ये काफ़ी जगह काम आ जाता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एन इज़ इवन, मतलब एन अभी कोई इवन इंटीजर है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद करो, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक्स प्लस वाई होल रेज टू एन, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होते हैं, तो अगर एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे, एन प्लस वन विल बी ऑड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, सो एग्जैक्टली वन मिडल टर्म, ठीक है, क्योंकि ये अभी n प्लस वन टर्म्स है, तो एग्जैक्टली एक मिडल टर्म, n प्लस वन ऑड है, तो नंबर ऑफ मिडल टर्म एग्जैक्टली ऑड रहेगा, ठीक है। और वो मिडल टर्म होगा कौन सा, वो होगा टी एन बाई टू प्लस वन एथ वाला टर्म, ओके। इसको याद रख लो, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, तो एक ही मिडल टर्म आएगा और वो मिडल टर्म ये रहा। ऑल्सो इसी को कंटिन्यू करते हुए n अगर इवन है तो मेरे पास आएगा एन सी ज़ीरो विल बी लेस देन एन सी वन लेस देन एन सी टू एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा एन सी एन बाय टू तक, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ फिर समझाऊंगा। एन सी एन बाई टू जो है वो बड़ा आएगा एन सी एन बाई टू प्लस वन से, नेक्स्ट हो जाएगा एन सी एन बाई टू प्लस टू, ऐसे ही चलते जाओ, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन। तो मतलब ये कह क्या रहा है, इसको भी डायरेक्ट याद रखो, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा। एन सी ज़ीरो एन सी वन एन सी टू एंड सो ऑन टिल एन सी एन बाई टू, इनमें ये एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, ठीक है। जो बीच वाला सो कॉल्ड बीच वाला जो है एन सी एन बाई टू, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ऑल्सो एन सी एन बाई टू से लेकर एन सी एन, उन सब में भी जो सो कॉल्ड बीच वाला है ना एन सी एन बाई टू, वो ही सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही इंक्रीज करते जाएंगे, फिर जैसे ही मैक्सिमम उसने हिट किया एन सी एन बाई टू, उसके बाद ये डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लो। अब मैं सेम एनालिसिस जो है, एनालिसिस तो नहीं बोलूँगा लेकिन सेम रिजल्ट जो है वो एन ऑड के लिए लिखने वाला हूँ। तो अगर एन इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल expansion of
ये हो जाएंगे अभी इवन, है ना। एन ऑड है तो n+1 टर्म्स होते हैं, तो n+1 इवन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या होने वाला है ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सोच के देख लो, बीच में दो मिडल टर्म रहेंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली टू मिडल टर्म्स, ओके। और वो टर्म्स कौन से वाले होंगे, ये भी इनको याद रख सकते हो, सवालों में कभी कभी काम आ सकता है। Tn+1/2 और Tn+3/2, ओके। सेम जो मैंने पीछे किया था वही यहाँ पे भी। ऑल्सो NC0 जो है वो NC1 से छोटा आएगा, वो खुद NC2 से छोटा आएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। NC, अब देखो n इवन नहीं है तो मैं n/2 नहीं लिख सकता, ओके। मैं n/2 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं n-1/2 ज़रूर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखोगे वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए, 0 और n के बीच में। तो n-1/2 बिल्कुल इंटीजर है, ठीक है। तो NC n-1/2 ये एक्चुअली आएगा इक्वल टू NC n+1/2। कैसे, ये दोनों इक्वल क्यों है, देखो NC, या चलो NCR लिख देता हूँ। NCR इक्वल टू NC n-r, अब भी देखा था हमने, ठीक है। R की जगह ये पुट कर दो, ओके। तो तुम्हारा n-r ये आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये दोनों इक्वल होने का मतलब है कि इन दोनों का समेशन इक्वल टू n आना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर r था और दूसरे वाले में n-r था ना, तो इन दोनों का समेशन n। तो ये दोनों इक्वल कब है, जब इसका और इसका सम इक्वल टू n आएगा। इन दोनों का सम करके देख लो, इक्वल टू n आ रहा है, ओके। तो शुरुआत में ऐसा ऑर्डर होता है एंड उसके बाद में फिर NC n+1/2 के आगे अब यही वाला टर्म बड़ा आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन NC। नेक्स्ट टर्म इसका n+3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर दोगे तुम, फिर ये ग्रेटर आएगा, चलते जाएगा ये NC n तक, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट कैसे बिहेव करते हैं, शुरुआत में NC0 सबसे छोटा होता है, फिर NC1, फिर NC2 एंड सो ऑन। ये ऐसे शुरुआत में इंक्रीज करते रहता है, मैक्सिमम वो यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। ये जब n ऑड है तब ये दोनों के दोनों मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर ये चीज़ अभी यहाँ पे भी मैक्सिमम ही आएगी और बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे, ओके। तो ये दो रिजल्ट कभी कभी काम आ सकते हैं, तो इनको ज़रा याद रख लेना। फिफ्थ, ये ऐसे कुछ सवालों में मिल जाएगा, तो लिख देता हूँ। nth टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ x+y whole raised to n is nth term in expansion of y+x whole raised to n। कुछ सवालों में जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए फ्रॉम द एंड nth टर्म पूछ लेते हैं, या इसको चलो nth टर्म, माय बैड, इसको nth नहीं लिखना चाहिए, इसको लेट से कुछ rth टर्म ही ले लेते हैं। rth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब एंड में, लेट से तुम्हारे पास 1+y/3 उसकी पावर में कुछ लेट से 25 है, तो इसमें टोटल 26 टर्म्स होंगे। वो जानबूझ के पूछ लेगा कि एंड से 10th टर्म बताओ, ठीक है। एंड से 10th टर्म बताओ तो तुम कुछ नहीं करोगे, ये y/3 और 1 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। पावर में वही चीज़ रखनी है। ये इंटरचेंज करने के बाद इसका स्टार्टिंग से 10th टर्म निकाल लो, ओके। तो इसका एंड से 10th टर्म निकालने से अच्छा इसका स्टार्ट से 10th टर्म निकाल लो, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाली चीज़ वही कह रही है, कुछ कुछ सवाल में मिल सकता है फ्रॉम दी एंड करके, तो एंड से निकालने से अच्छा इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो y+x⁻n उसमें स्टार्टिंग से ही जो आर टर्म में आता है ना वो निकाल लो, ठीक है। बस इतना। तो अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, जिस टाइप की चीज़ पे आज फोकस करना है वो है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो पहले पहली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, देखो
एन सी ज़ीरो है, फिर प्लस में है एन सी वन, फिर प्लस में है तुम्हारा एन सी टू एंड सो ऑन। नेक्स्ट एन सी थ्री आएगा, ये चलते जाएगा, लास्ट में ऑफकोर्स एन सी एन आ जाएगा। ठीक है, ये सम जो है ये हमेशा हमेशा इक्वल टू टू रेस टू एन आएगा किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए। ठीक है, कंप्लीट सीरीज का समेशन इक्वल टू टू रेस टू एन। अब क्यों बोला, ये देखो, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। क्या होता है इसका एक्सपेंशन, एन सी ज़ीरो है, फिर आएगा एन सी वन एक्स, फिर आता है एन सी टू एक्स स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा कहाँ तक, एन सी एन एक्स रेस टू एन तक। अभी किसी भी एक्स के लिए ट्रू है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मेरी मर्जी, मैं एक्स को वन पुट कर देता हूँ। फिर देखो क्या जादू होता है, एल एच एस में आ जाएगा वन प्लस वन की पावर एन, तो ये समझे। आर एच एस में क्या आ जाएगा भाई, एन सी ज़ीरो है, एन सी वन इंटू वन हो जाएगा, फिर एन सी टू इंटू वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वन मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, बस हो गया डिराइव। ठीक है, दूसरा एन सी ज़ीरो, अब माइनस एन सी वन, फिर प्लस एन सी टू और माइनस एन सी थ्री। ठीक है, एंड सो ऑन, ये मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएगा, लास्ट में आके माइनस वन रेस टू एन, डिपेंडिंग ऑन एन इवन है या ऑड है, उसके सामने अगर ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा, तो अप्रोप्रिएटली ये चीज़ उसको कैप्चर कर रही है ना। ये सम मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस, ये इवेंचुअली ज़ीरो आता है। कैसे, ये देखो, इसी को चलो मैं लाल डिब्बे में बना देता हूँ। उसमें ना एक्स को माइनस वन पुट करो ज़रा, फिर देखो जादू, एक्स को माइनस वन पुट किया तो एल एच एस ज़ीरो दिखाई दे रहा है, और आर एच एस क्या बन गया भाई, एन सी ज़ीरो आएगा, माइनस में एन सी वन आएगा, प्लस एन सी टू आएगा, क्योंकि माइनस वन दी होल स्क्वायर लोगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा है, माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक ये माइनस एन सी थ्री, क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्यूब आएगा। ओके, और ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेगा, लास्ट में यहाँ पे माइनस वन रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस वन रेस्ट में। ठीक है, तो ये सम इक्वल टू ज़ीरो, बस हो गया प्रूफ। इन्हीं से दो और प्रॉपर्टीज आती है, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर एंड सो ऑन। मतलब हो क्या रहा है, सबस्क्रिप्ट में सारे इवन नंबर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे n पता नहीं है क्या है, n अगर इवन है तो यहाँ पे मैं प्लस एन सी एन लिख दूंगा, n अगर ऑड होता तो एन सी एन नहीं, यहाँ पे तो मुझे इवन नंबर ही चाहिए ना, तो n ऑड में यहाँ n नहीं आएगा, यहाँ इंस्टेड n माइनस वन आ जाता। बट कैसा है ना, ये प्रॉपर्टी n चाहे इवन हो ऑड हो किसी के लिए भी अप्लाई करती है, तो इसलिए मैं ये लास्ट टर्म नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये डॉट 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 देख के अंडरस्टूड है कि ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं होगी। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, बट एन सी एन या फिर एन सी एन माइनस वन वहाँ तक रुकेगी, डिपेंडिंग ऑन एन इवन है कि ऑड है। ओके, इनफाइनाइट सीरीज मत समझना उसको, वो कंटेक्स्ट से अंडरस्टूड होना चाहिए कि डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन सी ज़ीरो, एन सी टू, एन सी फोर, ये इवन सबस्क्रिप्ट का सम, ये आता है तुम्हारा टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, क्यों बोला, देखो मैंने वन और टू डिराइव कर लिए, इन दोनों को ना ऐड कर दो, ये और ये, इनको ऐड किया तो क्या आने वाला है, एन सी ज़ीरो, ये इनको टर्म बाय टर्म ऐड करो, एन सी ज़ीरो और एन सी ज़ीरो, टू टाइम्स एन सी ज़ीरो हो जाएगा, ये देखो एन सी वन माइनस एन सी वन, वो गायब हो जाएगा, एन सी टू, एन सी टू, ये ऐड हो जाएंगे टू टाइम्स। ठीक है, और तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे एन सी थ्री इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब तुम्हें पैटर्न दिखाई दिया कि इवन वाले सर्वाइव कर रहे हैं, ऑड वाले गायब। दैट मीन्स तुम्हें टू टाइम्स एन सी ज़ीरो मिलेगा, टू टाइम्स एन सी टू मिलेगा, टू टाइम्स एन सी फोर मिलेगा, एंड सो ऑन, है ना। टू कॉमन ले लो उनमें से, तो उनमें से टू कॉमन लिया तो आर एच एस का एडिशन टू रेस टू एन और ज़ीरो। ठीक है, आर एच एस का एडिशन करोगे तो वो टू रेस टू एन ही आ गया, बस ये टू एक कैंसिल कर दो, ये टू की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया डिराइव। तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, वन प्लस टू, यानी पहले और दूसरे का एडिशन कर लो, ये अपने आप डिराइव हो जाएगा। फिर फोर्थ है ऐसा ही ऑड के लिए, एन सी वन प्लस एन सी थ्री
प्लस NC5 एंड सो ऑन। फिर से डॉट 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 ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है कि ये इन्फाइनाइट सीरीज नहीं, डिपेंडिंग ऑन n ऑड है या इवन है, लास्ट टर्म उससे आएगा, तो इसलिए उसको डॉट 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 ही छोड़ा है। और ये सीरीज इक्वल टू 2n-1 ही आएगी अगेन से। इसको मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली 1 - 2 कर लेना, सब्ट्रैक्ट करके इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले डबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसलिए 2 से डिवाइड करके ऐसे ही ये 2n-1 बन जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ तक अपना डन है तो आप कुछ सवाल करते हैं इन पे। कुछ बहुत ही सिंपल से सवाल है। पहला है 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 एंड सो ऑन टिल 10C10। अभी हमने देखा कि ये सम सॉर्ट ऑफ NC0 NC1 एंड सो ऑन नज़र आ रहा है तुम्हें, ठीक है, टिल NCN, मतलब सारे ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम। वो क्या आता है, वो आता है 2n। तो ये आंसर समझे, यहाँ n इक्वल टू 10 है, बस खत्म। इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि 10C0 इक्वल टू 1 है, 10C1 इक्वल टू 10 आएगा, 10C2 इक्वल टू 45 आएगा एंड सो ऑन, फिर 10C3 भी कुछ आएगा। इन सबको ऐड करके भी तुम वेरीफाई कर सकते हो कि 2 to 10 है, बट ऑब्वियसली इनको इंडिविजुअली ही कैलकुलेट करने में बहुत मेहनत है, फिर उन सबको ऐड करने में तो भाई हालत पक्का पतली हो ही जाएगी, कुछ भी कह लो। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ काम आती है ये सारे सम को ईजिली कैलकुलेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5 एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल 20C90। ऑड वालों का सम है, उनका सम देखो होता है 2n-1, है ना। यहाँ पे n इक्वल टू 20 है, तो ये समझे, बस ये आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 21C0 21C1 21C2 एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल 21C10। तो इसका ध्यान रखो, ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, कंप्लीट नहीं है इन द सेंस 21C0 से लेकर 21C21 तक अगर होता, मतलब वो पूरा, तो उसका तो आंसर हमें अच्छे से आता है 2n, तो ये 2:21 हो जाता उस केस में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम 10 तक ही रुके हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, चलो मैं मान लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू सम x, जो अपना फाइनल आंसर है उसको मैं x ले लेता हूँ, और ये लिख लेता हूँ 21C0 है, 21C1 है, 21C2 है एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल 21C10, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, x को ही, ये जो सीरीज़ है इसको मैं अलग फॉर्मेट में लिखूँगा। अलग फॉर्मेट मतलब कुछ नहीं है, मैं ना हर एक टर्म को फ्लिप करके लिखूँगा। अब मेरी मर्जी है, चाहे तुम 21C0 लिखो या 21C21 लिखो, एक ही बात है ना, दोनों इक्वल है। तो ये जो सेकेंड लाइन है उसमें मैं हर एक टर्म को फ्लिप करने वाला हूँ। ये आ जाएगा 21C21, ठीक है। 21C1 का हो जाएगा 21C20, ओके। 21C2 का हो जाएगा 21C19 एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 21C10 का फ्लिप होकर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो LHS देखो ऑब्वियसली 2x, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। RHS, इसमें ऑब्जर्व करो कि RHS है 21C समथिंग, है ना, हर एक टर्म 21C समथिंग टाइप का है, 0 1 2 एंड सो ऑन टिल 10। तो यहाँ पहले वाले इक्वेशन में 10 तक हो गया, दूसरे इक्वेशन में ऑब्जर्व करो ये वाला 11 है और ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये वाला टर्म 21C12 होता, फिर 21C13 आ जाता एंड सो ऑन। तो जब तुम इन दोनों का ही एडिशन लोगे तो क्या होने वाला है, पूरा 0 से लेकर 21 सब कुछ कवर हो गया, ये नज़र आया, ठीक है। तो क्योंकि 0 से लेकर 21 सब कुछ कवर हो गया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 एंड सो ऑन, ये पूरा जाएगा 21C21 तक, ओके। बस हो गया, इसका सम तो भैया हमें आता है 2n, है ना, अभी जो डिस्कस किया था। ये 2x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ द फाइनल आंसर अपना, बस आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये फाइनल आंसर अपना। तो भले ही पूरी सीरीज़ नहीं है, हम थोड़ा मैनिपुलेशन करके आराम से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं।
16C0 माइनस 16C1 प्लस 16C2 एंड सो ऑन टिल 16C8। ये चलो कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखो अल्टरनेट प्लस माइनस ज़रूर चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 8 पर ही आके रुक गई है ना। अगर टोटल 16 तक जाती है सीरीज़ तो मुझे पक्का पता है कि ठीक है इसका फाइनल आंसर जाके 0 आता है ना। लेकिन क्योंकि ये 8 तक ही रुक गई, अब मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, जो हमने अब भी किया था ना, मैंने इसको x लिया था, तो वही सेम चीज़ करते। तुम्हें कोई और लेटर पसंद है तो कोई और लेटर ले लो, मैं x ले रहा हूँ। ये ऐसे एंड सो ऑन, अल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट में प्लस 16C8 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से फ्लिप कर देता हूँ जो मैंने पहले किया था। तो 16C0 का ये हो जाएगा, फिर 16C1 का ये हो जाएगा, प्लस 16C2 का ये हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। 16C8, देखो 16C8 को फ्लिप करके वही चीज़ आ रही है, कुछ नया नहीं आ रहा, तो चलेगा, दैट्स फाइन। इन दोनों को चलो ऐड किया जाए, तो LHS में फिर से कोई दिक्कत नहीं है, सोचना पड़ेगा RHS में। तो देखो RHS में क्या हो रहा है, 16C0 16C1 16C2 टिल 16C8, 0 से 8 पूरा हो गया। दूसरे वाले में तुम्हें समझ आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये 8 से लेकर 16 पूरा कवर कर देगा। ठीक है, तो RHS के एडिशन को मैं ये लिख दूँ कि 16C0 है, फिर माइनस ऑफ 16C1 है, प्लस 16C2 है, माइनस नेक्स्ट 16C3 आएगा एंड सो ऑन। देखो पूरा 16C16 तक ही चला गया ये, है ना, तो ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो बस इसका समेशन तो वही हमें आता है ना, ये समेशन होता है 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो भाई चौकन्ने हो जाओ, ये सही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ ज़रूर 0 से 8 पूरा कवर हो रहा है, यहाँ पे भी 8 से 16 पूरा कवर हो गया, तो नो डाउट 0 से लेकर 16 पूरा कवर हो गया, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल ही रहा है, वो तो दिख गया। लेकिन यहाँ पे 16C8 दो बार आ रहा है, तो जब इनको ऐड करोगे तो 16C8 दो बार आ रहा है, ध्यान रखना उस चीज़ का, ये चीज़ तो आएगी ही, इसमें एक ही बार 16C8 आएगा, जबकि मैंने तो देख लिया कि भाई दो बार आना चाहिए ना, तो एक 16C8 जो है उसको यहाँ अलग से ऐड कर दो, चलेगा। अब ये सीरीज, ये तो ज़ीरो होता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है, तो दिस इज ज़ीरो, तो x आ गया या 2x आ गया 16C8, देयरफॉर x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा तुम्हारा 16C8 अपॉन 2। ठीक है, ये है एक्चुअल आंसर, नॉट जीरो। फॉर n बिलोंगिंग टू n, मतलब n कोई नेचुरल नंबर है, तुम्हें ये चीज़ इवेल्युएट करनी है। तो चल क्या रहा है, 1 फैक्टोरियल है, फिर n-1 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल है, फिर n-5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, सीरीज ऐसे चल रही है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल इंटू n-7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म कैसा है ना, ये इन्फाइनाइट सीरीज मत समझना, लास्ट टर्म में ये या तो n फैक्टोरियल इंटू जीरो सॉरी, हाँ n फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल आएगा, या फिर n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि n तुम्हारा ऑड है कि इवन है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर n ऑड है तो ये टर्म आ जाएगा, अगर n इवन है तो ये टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो फिलहाल अभी हमें नहीं पता n ऑड है इवन है, तो ये कंटेक्स्ट से समझ जाओ कि इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, वो अप्रोप्रिएटली एंड होगा, ऑड है या इवन है उस पर। तो बात रही इसको सॉल्व करने की, तो कैसे होगा, तो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ कि फैक्टोरियल है तो टेलीस्कोपिंग कर लेते हैं, वो सब नहीं सोचना है। देखो पैटर्न ये है कि इनका सम तुम्हें n नज़र आ रहा है, मतलब फैक्टोरियल के अलावा ये और ये, फिर ये और ये, ओके, सभी टर्म्स में वैसे ही चल रहा है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको चलो कुछ अगेन मैं x ही ले लेता हूँ, x मान लिया, इसको ना मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक आएगा 1/n फैक्टोरियल, और अंदर क्या आएगा, सभी टर्म में n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन, ये ऐसी सीरीज चलती जाएगी। ओके, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब तुम सोचोगे कि यार ये तो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, बट नहीं, ये और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। ध्यान दो, जब भी ऐसे डिनोमिनेटर का सम ऐसे फैक्टोरियल में कांस्टेंट नज़र आ रहा है ना, तो देखो एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज एक्चुअली तुम्हारा एन सी वन क्यूब, ये चीज़ एन सी वन है ना भाई, ठीक है, प्लस दूसरा वाला टर्म देखो एन सी थ्री है, लिखा, फिर नेक्स्ट वाला टर्म देखो एन सी फाइव है ना, एंड सो ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। अब ऑब्वियसली एन सी वन से एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव एंड सो ऑन, ये ऑब्वियसली ऑड वाले इंडाइसिस का सम है, मतलब ऑड सब्सक्रिप्ट है, तो इसका सम तो हम जानते हैं टू रेस टू एन माइनस वन होता है, तो इसका सम टू रेस टू एन माइनस वन एक इंटू वन बाई एन फैक्टोरियल है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे अपॉन में एन फैक्टोरियल ले लेता हूँ, बस हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सवालों में जनरली यही करना होता है जब तुम्हें यहाँ पे सम कांस्टेंट नज़र आ रहा है। और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की एनसीआर की, तो उनमें से एक है पैस्कल्स प्रॉपर्टी। पैस्कल्स ट्रायंगल करके कोई चीज़ होती है, वो चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन खैर वो इतना काम नहीं आता जी में, तो उससे मोटिवेट होकर इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स एन प्लस वन सी आर। पहले मैं झट से इसका प्रूफ दे देता हूँ, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे इसका प्रूफ ना एक बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट से हो जाता है किसी और चैप्टर में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, लेकिन फिलहाल हमें एनसीआर का एक ही फॉर्मूला आता है, उसी फॉर्मूले से मैं इसको प्रूव करूँगा। तो एनसीआर होता है ये, एन सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, या इसको ऐसे लिख देता हूँ एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये समझे। मतलब ऐसे कुछ हो गया कि आर की जगह आर माइनस वन पुट किया, ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे आर की जगह आर माइनस वन पुट करोगे तो ये दिख रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा एल एच एस है, तुम्हें एल एच एस को किसी तरह सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचाना है, तो ठीक है। कॉमन लेते हैं कुछ चीज़ें, देखो न्यूमरेटर का एन फैक्टोरियल साफ कॉमन नज़र आ रहा है, अपॉन में देखो ये आर है, ये आर माइनस वन, तो ऑब्वियसली आर फैक्टोरियल में ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हुए, तो डिनोमिनेटर में तुम आर माइनस वन का फैक्टोरियल ले लोगे कॉमन, ठीक है, दोनों में आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन है, फिर एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन, ऑब्वियसली ये छोटा है तो उसको पूरे को कॉमन ले लो, ये आ गया, ओके। अंदर बचा गया, न्यूमरेटर तो दोनों का वन है, अपॉन में तुमने एन माइनस आर कॉमन ले लिया, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो आर फैक्टोरियल से सिर्फ ये एक फैक्टर बच जाएगा, ओके, प्लस एन फैक्टोरियल ऊपर ले लिया कॉमन, अपॉन में रह जाएगा तुम्हारा एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रा सिंप्लीफाई करो, तो क्या बन रहा है ये, बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को अभी रहने दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अंदर में एलसीएम ले लो, तो ये बन रहा है एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, ठीक है, अपॉन में आ गया तुम्हारा आर और एन माइनस आर प्लस वन, ओके। इसको अब और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो जाहिर सी बात है ये उड़ा लो, ये आर और इसको कंबाइन करके आर फैक्टोरियल लिख दूँ मैं, ठीक है, ये एन माइनस आर और इसको, इनको कंबाइन करके तुम्हें दिख रहा है एन प्लस वन माइनस आर, ठीक है, तो ऊपर में बच रहा है एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, ठीक है, अपॉन में आ गया तुम्हारा आर फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको भी ऑब्जर्व कर लो, एन फैक्टोरियल में एन प्लस वन मल्टीप्लाई किया तो एन प्लस वन फैक्टोरियल बन गया, तो ओवरऑल एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में है आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, ओह ये तो एन प्लस वन
और उसके साथ में सी आर है ना, n+1 सी आर करोगे तो ये और ये आ जाएगा, देखा, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये पैस्कल प्रॉपर्टी है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, मतलब इसको ऐसे याद रखना है, ये चीज़ सेम सेम है। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ सेम है, नीचे वाले में एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब चाहे तुम एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर लिखो या ऐसे लिखो, एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इनका एडिशन कैसे होता है, ये ऊपर वाली चीज़ सेम थी, उनका एडिशन करके ऊपर वाली चीज़ एक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली चीज़ों का डिफरेंस एक का था, तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक छोटा होगा, तो दोनों में से जो बड़ा है, जैसे यहाँ पे आर बड़ा है, r-1 छोटा है, तो दोनों में से जो बड़ा है उसको नीचे लिख दोगे। ठीक है, कुछ सिंपल से एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। जैसे लेट्स से अगर तुम्हें कोई 11c5 प्लस 11c6 इसको सिंप्लीफाई करने बोले, तो बहुत ही ईजी है, सिंपली पैस्कल लगा दो, ऊपर वाली चीज़ सेम नज़र आ रही है, उसको एक ज़्यादा करके लिखना है 12, और फिर सी, नीचे वाली चीज़ में एक का डिफरेंस नज़र आ रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है, बस। ठीक है, ऐसे ही नहीं, कई बार सब्ट्रैक्शन में भी ये पूछा जाता है, तो जैसे अगर कोई तुम्हें पूछे 28c13 माइनस 27c13, अब बताओ ज़रा, अब क्या करोगे। देखो 27c13 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स तुम्हें ऐसा कोई नंबर सोचना है, ऐसा नंबर जिसमें ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। पैस्कल क्या कहता है कि ये वाले सेम होने चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐड करके वो चीज़ बनानी है तो यहाँ पे भी कुछ सेम सेम ही आना चाहिए, है ना। और पैस्कल ये भी बोलता है कि इन दोनों में से बड़ा जो होता है वही यहाँ पे आता है। अच्छा, दैट मीन्स कि 13 यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स 13 से एक छोटा, क्योंकि एक का ही डिफरेंस चाहिए हमें, 12। बस, दिस इज द आंसर। सोच के देख लो, अगर तुम इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, 27c12 प्लस 27c13, है ना। वो ऑब्वियसली इक्वल टू पैस्कल की वजह से ऊपर वाला एक ज़्यादा और नीचे में बड़ा, बस ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन की भी, मतलब इसलिए उल्टा सोचना, है ना, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो तुम। एक और चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से 19c11 माइनस में है 18c10, फिर से वही प्रोसेस दोहराओ कि ठीक है, पैस्कल की मदद से इसका एक ज़्यादा हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी 18c समथिंग हो, है ना। अब यहाँ पे तो भाई एक बड़ा आना चाहिए ना, मतलब एक बड़ा नहीं, उन दोनों में से जो बड़ा है वो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स ओके, 10 यहाँ पे है तो उन दोनों में बड़ा 11 यहाँ पे आना चाहिए फिर। ठीक है, चेक करके देख लो, 18c11 प्लस 18c10, ये 19c11 आता है, हेंस इन दोनों का डिफरेंस 18c11 हो जाएगा। तो पास्कल इंट्रोड्यूस करने का मोटिव मेरा ये था कि मैं ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने वाला हूँ। पहली प्रॉपर्टी है MCM, मतलब ऊपर और नीचे सेम है। नेक्स्ट प्लस में है m+1 cm प्लस m+2 cm एंड सो ऑन, मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल NCM। इसका साफ मतलब ये है कि n ग्रेटर देन m आएगा। ठीक है, नो और ना, n और m कोई दो इंटीजर है और n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो ये पूरा सम किसके इक्वल आता है, ये n+1 से m+1। ठीक है, अब सेम चीज़ देखो, मैं फ्लिप्ड वर्जन इसका बता रहा हूँ। फ्लिप्ड वर्जन मतलब हर एक टर्म को फ्लिप कर दो, तो ये प्लस ये एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक टर्म को फ्लिप किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्लिप्ड वर्जन तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली ये वाला वर्जन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसको याद रख लो। फ्लिप्ड वर्जन तो तुम ऑटोमेटिक डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो झट से इसका प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, इसको पहले याद कैसे रखना है कि देखो सीरीज़ के शुरू में पहले टर्म में ये ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले में जो भी होगा उन लास्ट वाले दोनों को एक एक बढ़ा दो, तो n+1 m+1। ठीक है, अगर सीरीज़ MCM से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो लास्ट वाले दोनों को एक एक बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे इनका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है,
पास्कल लगाएंगे, एम सी एम इक्वल टू 1 होता है ना, तो एम सी एम को मैं ये लिख देता हूँ m+1c m+1, ठीक है। एक ही बात है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल टू 1 हो जाएंगे ना, और बाकी दो टर्म लिख देता हूँ m+2cm एंड सो, ठीक है। ये एल एच एस आ गया, तो एल एच एस को मुझे समहाउ आर एच एस की इक्वल प्रूव करना है, तो देखो इन दोनों के ऊपर ध्यान दो, ये दिख रहा है सेम सेम, है ना, ये दिख रहा है एक का डिफरेंस, तो लगा दो पास्कल, पास्कल लगाओगे तो उन दोनों का सम आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ m+2c m+1, ऊपर वाले को एक बढ़ा है, नीचे वालों में m+1 बढ़ा है, ठीक है। प्लस में आ रहा है m+2cm एंड सो ऑन। चलो मैं एक और टर्म लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट टर्म ये आता एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा एनसीएम तक। अब इनको देख लो, ये दोनों पास्कल दिख रहा है सेम सेम, एक का डिफरेंस, ठीक है, लगा दो भी पास्कल, ऊपर वाला एक बढ़ गया, नीचे वाले में जो ज़्यादा है, ठीक है। फिर m+3cm एंड सो ऑन, ये जाएगा एनसीएम तक। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि वापस से पास्कल लगा सकते हैं, है ना। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलती जाएगी, बस हर बार पास्कल लगा के हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। कि जैसे मैंने इस टर्म तक अगर पास्कल लगाया, मतलब इन दोनों को अगर ऐड किया, तो मुझे m+2 और नीचे m+1 मिला। यहाँ तक अगर लगाया तो मुझे m+3 और नीचे m+1, इन दोनों का भी लगा के देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा m+4c m+1, ठीक है। तो ऐसे मिल रहा है, दैट मीन्स जब भी तुम किसी टर्म तक जा रहे हो, ये वाला एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और नीचे में तो m+1 कॉन्स्टेंट ही बना हुआ है, ठीक है। तो इवेंचुअली जब तुम एन सी एम यहाँ तक पूरा एडिशन कर लोगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली n से एक ज़्यादा, और नीचे में तो हमेशा m+1 ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस हो गया, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना था, तो पास्कल से मैंने ये प्रूव कर दिया। इसका ना मैं एक और प्रूफ दिखाऊंगा, वो प्रूफ भी सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सा है, उससे तुम्हें थोड़ा फील आएगा कि ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, नीचे में हर बार यहाँ पे म नज़र आ रहा है, और m जो है वो x⁻m का कोफिशिएंट होता है ना कहीं पे, तो अगर तुम इसको एक कोफिशिएंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले, सीरीज़ क्या चल रही है, m है, फिर m+1 है, फिर m+2 एंड सो ऑन टिल n, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको, कि 1+x⁻m प्लस 1+x इसकी पावर m+1, फिर 1+x की पावर में n+2 एंड सो ऑन, ये जाएगा 1+x की पावर n, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ में अगर तुम x⁻m का कोएफिशिएंट ढूंढोगे, तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि LHS मिल जाएगा, ठीक है। LHS जो है ये, दैट इज़ एक्चुअली x⁻m का कोएफिशिएंट इस सीरीज़ में, है ना, क्योंकि इस सीरीज़ में अगर x⁻m का कोएफिशिएंट निकालना है, तो इसमें निकाल दोगे MCM, प्लस इसमें निकालोगे m+1cm, प्लस इसमें निकालोगे, है ना, एंड सो ऑन, तो यही तो बन रहा है, ठीक है। तो LHS मेरा इज़ एक्चुअली इस सीरीज़ में x⁻m का कोएफिशिएंट। अब मुझे यहीं पे नहीं रुकना है, मुझे LHS इक्वल टू RHS बताना है ना, यानी कि किसी ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है ताकि RHS मिले, तो ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू x⁻m का कोएफिशिएंट इन ये सीरीज़ को किसी से रीराइट करना है ताकि समहाउ मैं RHS तक पहुंच पाऊँ, ठीक है। ऐसे देखो, 1+x की पावर m है, फिर पावर m+1 हो गई, फिर पावर m+2 हो गई एंड सो ऑन, ये दिख रहा है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो सिंपली जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, आप क्या, फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n, r मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मत लिख देना, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखो इसमें क्या होंगे, अगर तुम्हें ये आता है q−p+1, तो ऑल वेल एंड गुड, q−p+1 मतलब यहाँ पे n−m+1, तो n−m+1,
अगर मेरे पिछले कुछ वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के देखे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि n माइनस एम प्लस वन कहाँ से आया। अगर नहीं देखे हैं तो ऐसे समझ लो, पावर m है और पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिनने हैं तो नेचुरल है ना कि तुम n माइनस m सोचोगे, बट कैसा है ना, n माइनस m से क्या होगा, n माइनस m मतलब वो म म से बड़े वाले टर्म्स देगा। सोच के देख लो, n माइनस m मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इस वाले टर्म से बड़े पावर वाले टर्म देगा, यानी कि ये सारे टर्म देगा। बट नंबर ऑफ टर्म्स में ये भी तो एक टर्म आएगा, इसलिए n माइनस एम जो है उसमें मैंने +1 किया है ताकि ये वाला टर्म भी काउंट हो जाए, ऐसा है। तो कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन में आ जाता है कॉमन रेशियो -1, ठीक है। तो एक्सेस टू m का इस चीज़ में कोएफिशिएंट ढूंढना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। पहले तो ऊपर वाली ब्रैकेट खोल दो, तो ये नज़र आ गया -1 + x की पावर m, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो एक्सेस टू m का कोएफिशिएंट इस चीज़ में तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, स्वाभाविक सी बात है, अपॉन में x है तो मैं यहाँ पे m+1 का कोएफिशिएंट ढूंढ लेता हूँ, चलेगा सबको। बस एक्सेस टू m+1 का कोएफिशिएंट इस वाले में ढूंढ लेते हैं कि पावर n+1 -1 + x होल रेज टू n। अब ये तो हलवा ही है, इसमें इसमें फाइंड आउट कर लो, माइनस इसमें फाइंड आउट कर लो, है ना, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतने में तो n+1 से m+1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसमें x की पावर n+1 बनेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर m तक जाएगा, एक्सेस टू m तक, तो उसमें क्योंकि वो टर्म बन नहीं रहा, कोएफिशिएंट 0। बस ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये एक और मैंने प्रूफ, इसको ना, वो जो प्रॉब्लम था या ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था उसको मैंने कोएफिशिएंट ढूंढने के प्रॉब्लम में इंटर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये टेक्निक भी आगे काम आएगी, तो इसका भी मेंटल नोट बना लो कि हाँ प्रॉब्लम्स में ये भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी की मदद से ये कुछ सवाल हो जाए। पहला है समेशन r फ्रॉम 0 से 20, 20 + rc 20। तो इसको समेशन फॉर्मेट में मत छोड़ो, मतलब ये सिग्मा विग्मा इसके साथ मत खेलो, पहले इसको एक्सपैंड कर दो r की वैल्यू रख के। तो पहला टर्म आ जाएगा 20 से 20, है ना, r = 0 रख के। नेक्स्ट के लिए r = 1 रखोगे तो 21 से 20, फिर r = 2 रखोगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ऐसे चलते रहेगा। लास्ट में रखना है r को 20, तो 40 से 20, ओके। बस इसका समेशन निकालना है, तो ये तो भाई अभी अभी सीखा हमने, एम सी एम, m+1 cm, m+2 cm एंड सो ऑन, है ना, ये जा रहा है एन सी एम तक। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर याद करो, इन दोनों को एक एक बड़ा करते हैं, है ना, बस कर दो एक एक बड़ा, 41 से 20, तो ये इवेल्यूएट होके सिंप्लीफाई होके ऐसे आ गया। नेक्स्ट वैसे ही करेंगे, इसको ऐसे ही मत छोड़ो, पहले तो इसको r की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा 30 से 0 प्लस r = 1 डालेंगे, फिर r = 2 डालेंगे, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। लास्ट में आ जाएगी r = 10 डाल के 40 से 10। तो कैसा है ना, मुझे ऐसा सॉल्व करने की आदत नहीं है, मुझे फ्लिप करके, मतलब जब यहाँ पे कांस्टेंट हो उसकी आदत है, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करके क्या आ जाएगा, 30 से 30 प्लस 31 से 30 प्लस 32 से 30 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा 40 से 30, है ना। ऑफकोर्स ये अभी अभी सीखा हमने, ये आ जाता है लास्ट वाले को एक एक बड़ा कर दो, ठीक है, 40 से 30 में एक एक बड़ा किया तो ये आंसर। अब बात आती है इसकी, 20 + rc 10, फिर से वही चीज़, r = 0 रखा तो ठीक है 20 से 10 आ गया, r = 1 रखा तो 21 से 10 आ गया, r = 2 रखा तो 22 से 10 आ गया, एंड सो ऑन, लास्ट में r = 20 रख दो, तो ये समझे, है ना। बस इसको इवेल्युएट करना है। अब ऑफ कोर्स तुम्हें शायद दिक्कत
समझ आ गई होगी कि हमें जो आता है वो एम सी एम से चालू होना चाहिए, मतलब ये 10 से 10 से चालू होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये तो यार 20 से 10 से चालू हो रहा है, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, ये कायदे से मुझे 10 से 10 से चालू कराना था ना, कोई बात नहीं, करा दो उसको 10 से 10 से चालू। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये जा रहा है 40 तक, तो ऐसे लिख दिया मैंने। लेकिन ऑब्वियसली मुझे इसका आंसर तो नहीं चाहिए, मुझे तो 20 से स्टार्ट करना था। दैट मीन्स यहाँ पे 10 से 10, 11 से 10, 12 से 10, 19 से 10 तक एक्स्ट्रा टर्म्स तुमने ऐड कर दिए, तो क्या हर्ज है? सब्ट्रैक्ट कर दो ना एक्स्ट्रा टर्म्स को। ये 10 से 10, फिर 11 से 10, फिर 12 से 10 एंड सो ऑन। ये जाता जाएगा 19 तक। 20 मत सब्ट्रैक्ट कर देना, 20 तुम्हें चाहिए, सब्ट्रैक्ट 19 तक करोगे तो ये, ठीक है। बस अब ये एकदम हलवा है, क्योंकि इसका सम मुझे आता है ना। लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दो, 41 से 11 माइनस इसका भी सम क्या ही है, लास्ट वाले को एक बढ़ा दो, है ना, क्योंकि 10 से 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट वाले का आ जाएगा 20 11। बस ये आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही ईजी रिमार्क के साथ। ये चीज़ है ना, काफ़ी ऑब्वियस और इजी है। अब इसका यूज़ करके देखना, हम एक बहुत ही जनरल एक आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले। तो जैसे एल एच एस, मुझे क्या दिख रहा है एल एच एस में, ये बाइनोमियल से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी बाइनोमियल से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो करते हैं इनको एक्सपैंड। 1 + x होल रेज़ टू m, ये आ जाएगा MC0 प्लस MC1x प्लस MC2x² एंड सो ऑन, ठीक है। और बाकी टर्म्स में लिख नहीं रहा क्योंकि फ़िलहाल उनकी ज़रूरत है नहीं। फिर सेम 1 + x⁻n के लिए ये प्लस MC2x² एंड सो ऑन, ठीक है। अब दो ब्रैकेट्स हैं, उनका एक्सपेंशन समझते हो, मतलब ये चीज़ कि a+b × c+d। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? पहले तुम लेफ्ट वाली ब्रैकेट से एक टर्म उठाओगे, उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना मतलब उसको भी एक्सपैंड कर ही देते हैं, तो AC+AD आ गया, प्लस यहाँ का राइट वाला टर्म, उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो वो ओपन करके ये दे देगा, ठीक है। तो होता क्या है, हर एक ब्रैकेट के हर एक टर्म को दूसरी वाली ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसकी बात करता हूँ, MC0 एक टर्म आएगा, फिर MC0 × NC1x ये एक टर्म आएगा, MC0 × NC2x² ये एक टर्म आएगा एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट MC1x × NC0 ये एक टर्म, फिर MC1x × NC1x ये दूसरा टर्म, MC1x × NC2x² ये तीसरा टर्म एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलते जाएगा। सेम चीज़ तुम ये भी रिपीट करोगे ऐसे, है ना। तो तुम्हें साफ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन ये बहुत सारे टर्म्स ना हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इस सेंस में, अभी समझ आ जाएगा। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये MC0 और NC0 पहले पहले टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये देगा MC0 टाइम्स NC0, ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस में। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि MC0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखो x के ऊपर ध्यान दो, MC0 × NC1x, उससे x की पावर 1 बनी, है ना। ऑल्सो ये भी ऑब्जर्व करो कि अगर तुम ये MC1x इसको जब NC0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी x बनेगा, है ना, तब भी x की पावर 1 ही बनने वाली है। तो इसलिए मैं इसको देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, MC0 × NC1 प्लस MC1 टाइम्स NC0 × x। ये चीज़ समझे, है ना। ट्राई करके देख लो, x की पावर 1 और किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनने वाली, ठीक है। इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो x² है, x की और हायर पावर ही बन जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स x का जो कोएफिशिएंट आएगा ना, जब तुम इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो x का कोएफिशिएंट ऐसे आ जाएगा, प्लस अब सेम लॉजिक से x² के कोएफिशिएंट की बात करते हैं।
एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा सोच के देख लो। एक बनेगा एम सी जीरो और एन सी टू एक्स स्क्वायर से, है ना। तो एक्स स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया था, यहाँ पे भी मैं लास्ट में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ये मुझे दिखा एम सी जीरो इंटू एन सी टू प्लस, और कैसे कैसे किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बन सकता है, तो ये देखो एम सी वन एक्स, इसको अगर एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक और एक्स की पावर चाहिए, तो एन सी वन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मतलब एक्स के अलावा क्या है, एम सी वन उधर था और यहाँ से एन सी वन, ठीक है, प्लस ये भी एम सी टू एक्स स्क्वायर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक्स की पावर टू बन रही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एम सी टू टाइम्स एन सी जीरो, है ना। ट्राई करके देख लो, और किसी भी कॉम्बिनेशन से तुम्हारा एक्स स्क्वायर नहीं बनने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात नहीं, ये तीनों टर्म तो मैंने इंक्लूड कर लिए। अगर तुम इनसे आगे वाले टर्म्स की बात करोगे तो एक्स का क्यूब आएगा या उससे ज़्यादा पावर आएगी, तो इनसे मल्टीप्लाई करके मिनिमम पावर तो थ्री ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटू एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, एंड सो ये पूरा कारवा ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। मैंने तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म, लीनियर और क्वाड्रेटिक टर्म की बात करी है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्स की बहुत सारी पावर्स बनेंगी, लेकिन ठीक है, मुझे फिलहाल इतना ही देखना था, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अब आर एच एस की बात कर लेते हैं। आर एच एस तो सिंपल ये है, ठीक है, उसमें खैर कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, वो आ जाएगा अपना सिंपल एम प्लस एन सी ज़ीरो प्लस एम प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ऐसे आ जाएगा तुम्हारा आर एच एस। अब ये एल एच एस और आर एच एस दोनों के दोनों इक्वल है ना। ऑल्सो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो चीज़ है ये किसी भी एक्स के लिए ट्रू है ना। एक्स की कोई भी तुम रियल वैल्यू डाल दो तो भी ये चीज़ ट्रू ही आने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ किसी भी एक्स के लिए ट्रू है, ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। आइडेंटिटी समझते हो, आइडेंटिटी मतलब ये और ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इनके सारे कोफिशिएंट भी इक्वल आएंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म्स इक्वल आना चाहिए, ये एक्स का कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको चलो इक्वेट करते हैं। तो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, सिंस इट इज आइडेंटिटी कॉमा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे ये है, सॉरी यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एम सी ज़ीरो इंटू एन सी ज़ीरो, ये आ जाएगा इक्वल टू एम प्लस एन सी ज़ीरो, ठीक है। इससे ऑफकोर्स कोई खास बात मिली नहीं, क्योंकि एम सी ज़ीरो एन सी ज़ीरो और ये तीनों के तीनों वन ही है, तो वन इंटू वन इक्वल टू नथिंग सरप्राइजिंग। एक्स के कोएफिशिएंट की बात करेंगे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। इनको ज़रा इक्वेट करके देखते हैं, ये देगा एम सी ज़ीरो टाइम्स एन सी वन प्लस एम सी वन टाइम्स एन सी ज़ीरो, ये होना चाहिए इक्वल टू एम प्लस एन सी वन, ठीक है। इसमें वैसे कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि एम सी ज़ीरो वन इंटू एन, तो वन इंटू एन प्लस एम इंटू वन, वो होता है इक्वल टू एन प्लस एम, नो और नो। ये एल एच एस है, आर एच एस भी देख लो एम प्लस एन आ जाएगा, एम प्लस एन सी वन, ठीक है। तो इसने भी कुछ खास बात ऐसी बताई नहीं है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब इक्वेट करेंगे ना, तब शायद तुम्हें थोड़ी फील आएगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल एच एस में ये है, आर एच एस में ये रहा, ठीक है। इनको चलो इक्वेट करके लिखते हैं। वहाँ पे था एम सी ज़ीरो एन सी टू प्लस एम सी वन एन सी वन प्लस एम सी टू एन सी ज़ीरो, ठीक है। और आर एच एस में है एम प्लस एन सी टू। इसको नॉर्मली मतलब डायरेक्टली इक्वेट करने जाओगे तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, थोड़ा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए दिस सिम्स मच मोर कन्वीनियंट, है ना। कि एम सी ज़ीरो एन सी टू है, फिर एम सी वन एन सी वन है, फिर एम सी टू एन सी ज़ीरो है, ये इक्वल टू एम प्लस एन सी टू, इन तीन टर्म्स का सम या प्रोडक्ट्स का सम इक्वल टू एम प्लस एन सी टू, है ना। तो हर बार ऑब्जर्व करो, हर बार एल एच एस में जो चीज़ आ रही है वो दो बाइनोमियल टर्म्स का या दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है,
और उनको इन्वॉल्व करके एक सीरीज बन रही है ना, बहुत सारे टर्म्स का एडिशन है। इनमें प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि एम सी ज़ीरो एन सी ज़ीरो, तो ऊपर में हमेशा एम और एन ही है। ऊपर में हमेशा देख लो हर बार एम और एन ही है। ऑल्सो ये ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है, तो ये ज़ीरो आया। नेक्स्ट वाले में देखो ज़ीरो और वन, वन और ज़ीरो, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे ज़ीरो और टू, वन और वन, टू और ज़ीरो, तो यहाँ पे टू आ गया। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उनका सम यहाँ पे मौजूद है ना। तो इसी तरह से चाहिए तो कन्विंस करने के लिए खुद को यहाँ से सोच के देख लो, इस चीज़ को एक्सपेंड करके देख लो, या फिर सिंपली इधर पैटर्न ऑब्जर्व करके देख लो। ये फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे बन रहा है, एम सी ज़ीरो इंटू एन सी आर। हमेशा एम सी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ भी एम सी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको एन सी वन या एन सी टू की जगह एन सी आर लिख दिया है। प्लस में आ जाएगा एम का, देखो सब्सक्रिप्ट एक एक बड़ा बड़ा होता जा रहा है और एन का एक एक छोटा होता जा रहा है, ठीक है, प्लस एम सी टू एन सी आर माइनस टू एंड सो ऑन। ये चीज़ चला दे जाओ, ये चीज़ चलेगी तब तक जब तक एन का सब्सक्रिप्ट जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जब एन का सब्सक्रिप्ट जीरो हो जाएगा तब एम का सब्सक्रिप्ट पूरा हो जाएगा, है ना, एम सी आर इंटू एम सी ज़ीरो। ये आ जाएगा तुम्हारा एम प्लस एन सी आर, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी या ये एक रिजल्ट याद रख सकते हो, एम सी ज़ीरो इंटू एन सी आर प्लस एम सी वन इंटू एन सी आर माइनस वन प्लस एम सी टू इंटू एन सी आर माइनस टू। मतलब यहाँ ऊपर में ये चीज़ें सेम सेम चल रही है, एम और एन। उनके सब्सक्रिप्ट में ऐसा चल रहा है कि एक का सब्सक्रिप्ट एक एक बड़ा होता जा रहा है ना, और एक दूसरे का सब्सक्रिप्ट एक एक छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एक बड़ा एक एक छोटे की वजह से इनका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा, है ना। दिख रहा है कि यहाँ पे इनका सम हमेशा इक्वल टू आर है। तो जब भी ऐसे सम कांस्टेंट हो तो कुछ नहीं है, सिंपली ऊपर वाले का सम, मतलब ये एम और एन, और नीचे वालों का सम आर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि इसको डायरेक्टली याद मत रखो, इसको कोफिशिएंट से ही किया करो। लेट से तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, 16C0 है, लेकिन यहाँ पे भी 32C0 ले लेते हैं, प्लस अब मैं दोनों को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मतलब दोनों सब्सक्रिप्ट इंक्रीज़ हुए तो ऐसे आ जाएगा, प्लस फिर से दोनों सब्सक्रिप्ट इंक्रीज़ हुए तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में सेम है लेकिन नीचे में मैं दोनों सब्सक्रिप्ट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट टर्म मैक्सिमम पॉसिबल 16 से 16 तक जाएगा, है ना, इंटू ये भी सेम ही आ रहा है 32 से 16, ठीक है। मान लो तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब ये मत कह देना कि चलो ये तो इक्वल टू वन है, फिर ये 16 है, ये 32 है, 16 इंटू 32 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये और ये इन दोनों को कैलकुलेट करो, फिर मल्टीप्लाई करो। ये प्रैक्टिकली मतलब बहुत ही नॉनसेंस चीज़ होगी, क्योंकि भाई बीच में 16C8 जैसा टर्म आएगा, वो कैलकुलेट करके देख लेना, एकदम हालत पतली हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं ये वाली चीज़ का आंसर निकालने वाला हूँ। देखो ऐसे बहुत ईजी है। उस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, एक जगह डिक्रीज कर रहा है और एक जगह इंक्रीज कर रहा है ना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। अब क्या करें भाई, तो कोई बात नहीं, 16C0 नज़र आ रहा है यहाँ पे, फिर ये 16C1, फिर ये 16C2 एंड सो ऑन। एक काम करो, फ्लिप कर दो इसको, फ्लिप कर दो, मतलब एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। तो 16C0 को मैंने 16C16 लिख दिया, चलेगा। फिर यहाँ पे 16C1 है, उसको मैंने 16C15 लिख दिया, ठीक है। ये 16C2 था, उसको ये लिख दिया, इंटू 32C2 एंड सो ऑन, ये कारवा चलता गया। 16C16, सॉरी 16C, इसको भी फ्लिप करना है तो ये 16C0 हो जाएगा और ये 32C16। फ्लिप करने का फ़ायदा क्या हुआ, साफ दिखाई दे रहा है कि 32 के सब्सक्रिप्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन 16 के डिक्रीज करते जा रहे हैं सब्सक्रिप्ट, है ना। तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसी वाली ही सीरीज बन गई, ठीक है। बस, तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इसका आंसर वैसे तो मैं डायरेक्टली ये चीज़
कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम ऐसे याद करो। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तब क्या करो, नीचे में देखो इनका सम कांस्टेंट नज़र आ रहा है 16 16 16, तो यहाँ पे तुम लिखोगे x रेस टू 16, उसका कोफिशिएंट तुम्हें निकालना है। कोएफिशिएंट देख लो, मतलब ये ये एंड सो ऑन। ये तब आएंगे तुम्हारे जब तुम 1 + x होल रेस टू 16 इसको एक्सपेंड करोगे, है ना। फिर ये ये 32C0 32C1 32C2 ये तुम्हारे तब आएंगे जब तुम 1 + x की पावर में 32 को एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि 1 + x की पावर 48 लिख सकते हैं इसको, है ना। उसमें 16 पावर का कोफिशिएंट निकालना है, तो वो तो क्या आएगी, वो आ जाएगा सिंपली तुम्हारा 48 से 16। ठीक है, तो बस दिस इज द आंसर। तो ये जो मैंने फ्लिप किया ना, जैसे 16C0 को फ्लिप किया था ये आया, इसको फ्लिप किया तो ये आया। तुम लोग ना पैरेलली ऐसे भी कर सकते हो कि 16 वाले को बिल्कुल हाथ मत लगाओ, उसको वैसा ही रख दो, 32 वाले को फ्लिप कर दो, तो देखते हैं क्या होगा। अगर वैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, 16C0 आएगा इंटू 32C0 नज़र आ रहा है तो 32C32, ठीक है, प्लस 16C1 उसको हाथ नहीं लगाना है, 32C1 को फ्लिप कर दो, प्लस 16C2 को हाथ नहीं लगाना है, 32C2 को ये लिख दिया मैंने, है ना, एंड सो ऑन। ये कारवा चलता रहेगा कहाँ तक, 16 उसको हाथ नहीं लगाना है, 32 को फ्लिप करके यही आ गया। ठीक है, तो अब वापस से देख लो, सम कांस्टेंट नज़र आ रहा है तुम्हें सब में, है ना। और ऑब्वियसली ऊपर वाले तो 16 और 32 फिक्स दिए है, तो क्योंकि नीचे में सम कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो इस सीरीज़ को इवेल्युएट करने के लिए याद रख लो, नीचे वाले का सम 32 है तो x⁻²² उसका कोफिशिएंट तुम्हें निकालना होगा। ये 16C0 16C1 16C2 ये किसके कोफिशिएंट होते हैं, ऑब्वियसली 1 + x होल रेज़ टू 16 का कोफिशिएंट, है ना। फिर बात रही 32C 32 32C 31 एंड सो ऑन, ये किस में आते हैं, ये कोफिशिएंट तब आते हैं जब तुम 1 + x होल रेज़ टू 32 एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऑब्वियसली RHS क्या आ जाएगा, 1 + x की पावर 48, तो ये आ जाएगा सिंपल तुम्हारा 48C 32। ठीक है, तो अब तुम कह सकते हो, मतलब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए कि यार ये आंसर अलग आ रहा है और ये आंसर अलग आ रहा है जबकि क्वेश्चन तो सेम था। तो ध्यान से देख लो, इसको फ्लिप करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो दोनों आंसर सेम ही है। ओके, तो कैसा है ना, अब ऑफ कोर्स तुम ये भी कह सकते हो कि यार यही आइडेंटिटी डायरेक्टली याद क्यों नहीं रख लेते, ये ऐसे क्यों लिखना है ना। मतलब ऐसा हो गया कि ये उसने क्वेश्चन दिया है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, तुमने उसको कोफिशिएंट ढूंढने वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो कन्वर्ट करना ही क्यों है, डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रख लेते हैं, क्यों। तो कैसा है ना, ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हो, आइडेंटिटी याद रखनी है तो याद रख लो, लेकिन अभी कुछ सवाल करेंगे हम तो तुम्हें समझ आएगा कि आइडेंटिटी याद क्यों रखने से बेटर है कि ये कोफिशिएंट ढूंढने वाला जो ट्रिक है वो काम क्यों आता है। एन कोई नेचुरल नंबर है, तुम्हें इस चीज़ को इवेल्यूएट करना है। तो पहली चीज़, इसको समेशन में मत रखो कृपा करके, आर की वैल्यू रख के इसको एक्सपेंड कर दो। तो पहले आर को 0 रखा तो NC0² लिखा, फिर आर को 1 रखा तो -NC1² समझे, प्लस आर को 2 रखा तो NC2² है ना, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते जाएगा, लास्ट में आर को चलो n रख देते तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैसे तो देखने में शायद तुम्हें कन्फ्यूजन हो, लेकिन कुछ नहीं है, ये NC0 इंटू NC0 है, ये NC1 इंटू NC1 है, ये NC2 इंटू NC2 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये वही चीज़ है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्योंकि ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें देखो यहाँ पे 0 और 0 आ रहा है तो उनका डिफरेंस 0 हो गया, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 और 1 आ रहे हैं उनका डिफरेंस 0, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 2 और 2 आ रहे हैं उनका भी डिफरेंस 0। तो जैसा मैंने कहा कि एक को फ्लिप कर दो, मैं एक को NC0 ही रखूँगा
क्योंकि दोनों इक्वल है तो किसी को भी कर लो, एक को NC0 रखा, दूसरे को NCN कर दिया, माइनस एक को NC1 रखा, दूसरे को NCN-1 कर दिया, ठीक है, प्लस एक को NC2 ही रखा, दूसरे को NCN-2 लिख दिया, है ना, एंड सो ऑन, ये ऐसी सिलसिला चलते जाएगा, -1/n। यहाँ पे आ जाएगा, एक को NCN ही रखा, दूसरे को NC0 कर दिया मैंने, ऐसे हो गया। अब इसको मैं जानबूझ के ना ऐसे रिराइट कर रहा हूँ, NC0 या ऐसे भी NC0 और NCN प्लस -NC1 NCN-1 प्लस NC2 इंटू NCN-2 माइनस, सो ये चलते जाएगा, प्लस में आएगा ये -1/n में, मतलब जो नेगेटिव वाली साइन पॉसिबली आती है उसको मैं लेफ्ट वाले के साथ कंबाइन करके ऐसे लिख रहा हूँ, और राइट वाला एज इट इज, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न कुछ ऐसे है, देखो ये कोएफिशिएंट ढूंढने वाले प्रॉब्लम में तुम्हें कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने कहा था ना कि 1+x⁴m और 1+x⁴n टाइप में लिखना है, तो इसमें भी देखो, इसमें भी दोनों में n n है, यहाँ पे भी n n आ गया, ठीक है, सभी में से n n n चल रहा है। तो ये ऑब्जर्व करो कि NC0, चलो मैं राइट वाला ऑब्जर्व कर लेता हूँ पहले, NCN, फिर NCN-1, फिर NCN-2 एंड सो ऑन टिल NC0। ये राइट वाली जो चीज़ है, ये किस में आते हैं, किसके एक्सपेंशन में आते हैं, ये ऑब्वियसली 1+x⁴n के एक्सपेंशन में आ जाएंगे ना। ऑल्सो अब लेफ्ट वाले की बात करते हैं, NC0 -NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन टिल -1/n इंटू NCN, ये किसके एक्सपेंशन में आते हैं, सोच के देख लो कि भाई ये 1 -x⁴n के एक्सपेंशन में आते हैं, ये चीज़ समझे, ठीक है, ये इन दोनों के एक्सपेंशन में आते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका सम देखो, 0 और 1 और n-1, 2 और n-2, ऑब्वियसली सारे टर्म में सम इक्वल टू n नज़र आ रहा है, तो सिंपली ना x⁴n का कोएफिशिएंट इसमें ढूंढ लो, बस दिस इज योर आंसर, खत्म, ठीक है, बस निकाल लो x⁴n का कोएफिशिएंट। तो इसको पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली तो करने लायक है नहीं, तो 1+x⁴n 1 - x⁴n 1+x 1 - x, ये लिख सकता हूँ मैं आराम से, ये समझे, बस। तो x⁴n का इसमें तुम्हें कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो कुछ नहीं है, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि इवन है या ऑड है। अगर n ऑड हुआ तो देखो तुम्हें ऑड पावर ढूंढनी है इसमें, लेकिन यार अगर तुम 1 - x² को एक्सपेंड करोगे तो x² की इंटीजर पावर जाएगी ना, है ना, तो x² की इंटीजर पावर जाएगी, मतलब x की इवन पावर जाएगी, ठीक है, उसमें ऑड पावर कैसे आ सकता है, ओके, तो जब n ऑड है तब इसका आंसर आ जाएगा 0, इफ n इज ऑड। अब इवन की बात कर लेते हैं, अगर n इवन है तो जैसा मैंने कहा x² की पावर r, पावर 2r, मतलब r को n/2 रखना पड़ेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट निकालना तो आता ही है, तो r को n/2 रखना है, तो ये आ जाएगा, ये माइनस को मत भूल जाना, चाहिए तो TR+1 वगैरह लिख के एक्सपेंड करके देख लो, ये आएगा -1 की पावर n/2 और NCn/2, ठीक है, इफ n इज इवन, ओके, ऐसे आ जाएगा, बस ये है तुम्हारा आंसर। तो डायरेक्टली ये नहीं हो रहा था, तुम्हें ऑड के लिए अलग आंसर आया, एन के लिए इवन के लिए अलग आंसर आया, तो अगर मल्टीपल करेक्ट जैसा कुछ सॉल्व कर रहे हो तो ये दोनों ऑप्शन अलग अलग मिल सकते हैं, तुम्हें दोनों अप्रोप्रिएटली फाइंड आउट करके सिलेक्ट करने पड़ सकते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना, और ये टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर से वैसे ही कुछ है, एन कोई नेचुरल नंबर है तो तुम्हें ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, वापस से इसको ऐसे नहीं देखना है, आर की वैल्यूज़ रख दो, तो 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 1 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, -NC1 इंटू n+1 C1, एक 2 भी रख देते हैं तो प्लस
NC2 टाइम्स n+1 C2 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलते जाएगा R इक्वल टू n तक। तो ये ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है। अच्छा पहले तो ये ऑब्जर्व करो, अभी डिफरेंस ही कांस्टेंट चल रहा है। मुझे डिफरेंस कांस्टेंट पसंद नहीं है, मुझे सम कांस्टेंट पसंद है। तो किसी एक को फ्लिप कर दो, तुम्हें चाहिए तो या तो हर n के सबस्क्रिप्ट को फ्लिप कर दो, या हर बार n+1 के सबस्क्रिप्ट को फ्लिप कर दो। ऑल्सो यहाँ पे ये n+1 होगा। तो मैं फिलहाल चलो n के इसको फ्लिप कर देता हूँ, तुम्हारे फाइनल आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम n+1 को भी फ्लिप कर दो। तो n+1 C0 माइनस NC n-1 इंटू n+1 C1 प्लस NC2, ये NC n-2 इंटू n+1 C2 एंड सो ऑन, ये कारवां चलता गया -1/n। यहाँ पे आएगा NC0 और यहाँ पे आ जाएगा n+1 CN, ठीक है। अब जैसा मैंने पिछले सवाल में किया था, ये माइनस साइन दिक्कत दे रहे हैं, तो ठीक है, वो माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए एक कोफिशिएंट के साथ ले लो उसको। अब ध्यान देना कि n इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, तो माइनस ऑफ ये मत ले लेना, क्योंकि 1 डेफिनेटली तुम्हें ऑड नज़र आ रहा है। तो इसके साथ अगर माइनस साइन ले लोगे ना तो थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के साथ माइनस साइन ले लो, तो NCn इंटू n+1 C0 माइनस एन सी, या माइनस नहीं, माइनस उसके साथ लेना है, तो NCn-1 इंटू माइनस ऑफ n+1 C1, क्योंकि n1 डेफिनेटली ऑड है यहाँ पे, इसलिए मैं इसके साथ माइनस आराम से ले सकता हूँ, प्लस NCn-2 है, यहाँ पे माइनस का कोई खेल है नहीं, माइनस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा ऐसे ही। लास्ट में आ जाएगा NC0 टाइम्स वो -1/n, इसी के साथ ले लो n+1 CN, ठीक है। तो मैंने ये सीरीज़ को इस तरह से रीराइट कर दिया। अब फिर से वही बात है, ऑब्जर्व करना है कि NCn-1 NCn-2 एंड सो ऑन टिल NC0, ये किसके कोफिशिएंट होते हैं भाई? ऑब्वियसली ये होते हैं 1 + x की पावर में n के कोफिशिएंट है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में n है सब में। फिर बात रही n+1 C0 माइनस ऑफ n+1 C1 प्लस n+1 C2 एंड सो ऑन -1/n n+1 CN, ये किसके कोफिशिएंट होते हैं? तो जाहिर सी बात है ये होते हैं 1 - x उसकी पावर में n+1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n+1 चल रहा है सब में, तो पावर में n+1 है, और साथ में क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, तो वैसा बिहेवियर सिर्फ 1 - x की पावर n+1 में होता है। लास्टली तुम्हें कोएफिशिएंट किसका ढूंढना है? तो यहाँ पे सम n है, यहाँ पे भी सम n है, यहाँ पे भी सम n है एंड सो ऑन। तो ये समझे, है ना, इसका कोएफिशिएंट ढूंढ लो बस। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा x⁻n का कोएफिशिएंट, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे n+1 है, तो 1 - x की जो एक्स्ट्रा पावर है उसको अलग से मैं, या चलो ऐसे लिख देता हूँ, 1 - x उसको अलग ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पावर, बाकी n पावर को कंबाइन करके मैं 1 + x 1 - x, ठीक है, 1 + x 1 - x कंबाइन होकर 1 - x² और पावर ये। अब बस इसमें कोफिशिएंट ढूंढना है, तो पहले तो 1 - x मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1 - x की पावर n माइनस x इंटू 1 - x² की पावर में n, ठीक है। 1 इंटू दिस माइनस x इंटू दिस, बस अब कोएफिशिएंट फाइंड कर लो और क्या। फिर से वही बात, डिपेंड करेगा कि n ऑड है या इवन है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं n ऑड है। अब ऑड n में ये देखो, यहाँ पहली बात, तुम्हें ऑड पावर चाहिए x की, इससे तो भाई ऑड पावर नहीं बनने वाली है ना, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था। यहाँ पे अगर तुम्हें लेकिन x⁻n का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो एसेंशियली तुम्हें यहाँ पे n-1 का ढूंढना है, x की पावर n-1, समझे, क्योंकि यहाँ पे x लास्ट में मल्टीप्लाई कर ही दोगे, तो यहाँ पे n-1 का ढूंढना है। अब क्योंकि n ऑड है, n-1 इवन है, तो मैं मतलब x² की पावर r, तो r को n-1/2 ले सकता हूँ, ठीक है।
और ये माइनस और ये माइनस भूलना मत, ये माइनस बाहर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, ये वाले माइनस की वजह से आ जाएगा -1 की पावर, आर को रखा है तुमने n-1/2, ठीक है। और बाकी फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा NC n-1/2, ठीक है। ये तब है जब n इज ऑड, ठीक है। ऑब्वियसली n ऑड है तभी जाके n-1/2 इंटीजर होगा। अब अगर n इवन है तब क्या होगा, तब सोच के देख लो, मैं पूरा नहीं समझा रहा। n इवन में ना यहाँ से कोई कोफिशिएंट आएगा, जो कोफिशिएंट आना है इधर से ही आएगा, चेक करके देख लो। तो वहाँ से तो हमें पता ही है, आर को n/2 रख देंगे, बस ये वाले माइनस को भूल मत जाना, उसकी वजह से एक -1 की पावर n/2 आएगा, ठीक है। बाकी बचा फिर तुम्हारा NC n/2, बस ये फाइनल आंसर, डिपेंडिंग ऑन n तुम्हारा इवन है ऑड है, ये दोनों तुम्हारे ऐसे आंसर आ जाएंगे। ओके देन, आज के लिए यही रुकते हैं, अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है।